अभी हमारे साथ आत्मजीत जी जुड़ चुके हैं, आप इनको देखते सुनते रहते हैं। आत्मजीत सर, बहुत स्वागत है आपका। बात सीधे चलते हैं, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने आज जारी किया है हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर के, पहली बात हम उसी पर शुरू करते हैं। उस पर पहला आपका पहला रिएक्शन उस घोषणा पत्र पे। देखिए, ये घोषणा पत्र तो प्रियंका गांधी जी ने कांगड़ा की अपनी रैली में अनाउंस किया। उसमें उन्होंने कहा कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि राजस्थान में हमने 2 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, गुजरात में हमने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। तो ये कोई ऐसा वादा नहीं जो हम पूरा ना कर सकें। दूसरी, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से राजस्थान और गुजरात में हमने राजस्थान और माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ में हमने ओल्ड पेंशन योजना लागू की है, और हिमाचल में भी उसका वादा किया है, तो मतलब और गुजरात में भी उसका वादा किया है, तो हिमाचल में भी उसको लागू करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम। 300 यूनिट बिजली देने का तो वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने फ्रीबीज का, जिसको मोदी साहब कहते हैं कि ये रेवड़ियां बांटने का प्रोग्राम है। और हरदीप पुरी जी ने कल ये कह दिया कि केजरीवाल जी को रेवड़ियां बांटने का बहुत शौक है, और स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ खराब होने के बावजूद वो ऐसे ऐसे प्रोमिस कर देते हैं जिनको वो पूरा नहीं कर पाते। उन्होंने पराली का मुद्दा भी उठाया। नरेंद्र तोमर ने यहाँ तक कह दिया कि पराली कोई मुद्दा ही नहीं है। खैर, हम उस मुद्दे पे भी आएंगे कि हिमाचल के इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, पर जो चीज बातें रिलेटेड हैं उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, 1 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना, 300 यूनिट बिजली फ्री, और एक बात उन्होंने और कही, एक नई बात कही कि 100 स्टार्टअप्स, 10 करोड़ रुपए का ईच स्टार्टअप, और हर असेंबली में, जैसे 68 असेंबली है तो 68 असेंबलियों में 10 करोड़ का एक स्टार्टअप जो है वो स्पॉन्सर करेंगे। उसकी स्पॉन्सरशिप क्या क्राउड फंडिंग से होगी या स्टेट एक्सचेकर से होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो काफी सारी नई नई चीजें हो रही हैं। और स्टेट इलेक्शंस में जिस तरीके से आप साउथ में पहले देखा करते थे, जब जयललिता एमजीएम की गवर्नमेंट होती थी, तो वहां पे बहुत सारी फ्रीबीज अनाउंस की जाती थी, चावल फ्री, खाना फ्री, थाली फ्री। तो मुझे लगता है कि ये फ्रीबीज का ज्यादा दिवाली के बाद जो है ये चलन चला है। मोदी जी ने भी, आप देखिए कि हिमाचल के इलेक्शन अनाउंस होने के बाद गुजरात इलेक्शन की अनाउंसमेंट में 20 दिन कम से कम लगा दिए, और उस 20 दिनों में उन्होंने क्या कार्यक्रम अनाउंस किया, अगर मैं उसका कच्चा चिट्ठा आपको पढ़ दूं तो आप कोई मजा आएगा। उन्होंने ये कह दिया कि अक्टूबर 15 को कि 10 मेंबर पैनल बना दिया उन्होंने भारतीय किसान संघ की कंप्लेंट को लेकर किसानों की। तो हम लोग किसानों से कार्यरत है, तो हमें पता रहता है कि केंद्र की सरकार क्या कर रही है। तो उन्होंने 10 मेंबर का पैनल बैठा दिया, जो पिछले 5 साल में नहीं बैठाया। 17 तारीख को उन्होंने ये कह दिया कि जो सीएनजी और पीएनजी है उस पर 10% वैट की कमी कर दी, ताकि पीएनजी सीएनजी सस्ती हो जाए। फिर उन्होंने ये कह दिया उज्ज्वला योजना में 2 फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, 38 लाख बेनिफिशियरी उज्ज्वला योजना के हो जाएंगे। फिर उन्होंने कह दिया कि जो 823 पोस्ट वेकेंट पोस्ट पड़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो भी भर दी जाएंगी। 18 अक्टूबर को उन्होंने दिवाली से पहले 1 किलो चीनी और 1 किलो खाने का तेल, उसको 71 लाख जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कार्ड है, जो एनएफएसए कार्ड होल्डर्स हैं, उनके लिए मुफ्त में मुहैया कराने की बात की। और फिर एक जामनगर में उन्होंने डिफेंस एक्सपो में ये अनाउंस कर दिया कि वो 4155 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट लगाएंगे। 21 तारीख को उन्होंने कह दिया कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट इनिशिएटिव में 2192 करोड़ के प्रोजेक्ट लगाएंगे। भूपेंद्र पटेल ने कह दिया 18,000 एकड़ जो है कॉम्पनसेटरी लैंड जो है 16,000 लोगों को दी जाएगी, जो ओकरी डैम में अफेक्टेड थे, जिनकी जमीनें ले ली गई थी। हेल्थ स्क्रीनिंग कमेटी सेटअप की जाएगी। होम मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई दूज पे की ट्रैफिक पुलिस स्टेट की चालान काटने की बजाय आपको एक गुलाब का फूल देगी। तो ये इतनी सारी फ्रीबीज जो अनाउंस हुई हैं, ये इसीलिए अनाउंस हुई है, कहीं ना कहीं गुजरात में मोदी जी को भनक पड़ गई है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ने जा रहा है। हिमाचल में वो रिवाज बदलना चाहते हैं। रिवाज किस चीज का बदलना चाहते हैं? वो कहते हैं डेरा जाइए। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर डेरा सत्संग का मुख किया, राधा स्वामी। अब राधा स्वामी सत्संग जो है वो ब्यास में उनका वो है बेस है, और हिमाचल में कई जगह वो लोग उनके उनके फॉलोअर्स हैं। तो ये डेरा जो फॉलोअर्स हैं, ये जब डेरा में जाते हैं, वहां मत्था टेकते हैं, तो वो वोट मांगने जाते हैं। बाबा राम रहीम को पैरोल पे छोड़ दिया गया। वो बागपत में अपने आश्रम से बैठे जो है ऑनलाइन के जरिए अपने भक्तजनों से मिलके मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन मनीष अग्निहोत्री जी, वो भी हिमाचल के जो हैं, वहां पे एक डेरा है, डेरा का मैं आपको नाम बता दूं, डेरा श्री श्री 1008 सुग्रीवानंद जी महाराज, 175 साल पुराना डेरा है। उस डेरे के जो अभी करंट जो उसको मैनेज करते हैं, उनका नाम है आचार्य हेमानंद। तो वो वहां पे डेरा का मुख मोड़ के आए हैं, और उनके जो ऑपोजिशन में बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं राम कुमार शर्मा जी, वो भी वहां गए हैं। प्रेम कुमार धूमल जी तो वहां जाते रहते थे, अब चूंकि उनको टिकट नहीं मिली तो वो डेरे में नहीं गए हैं।
और आपके जो उनके सपुत्र हैं अनुराग ठाकुर, वो भी उस डेरे के अनुयायी हैं। उसके अलावा एक और डेरा है जिसका नाम है श्री राधा कृष्ण मंदिर। ये कोटला कलान ऊना में आता है और इसको हेड करते हैं राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज, जो 65 साल के हैं। वहां भी तांता लगा हुआ है, जिनको टिकट मिली है उनको और जिनको टिकट नहीं मिली है उनको भी। तो ये अब जो इलेक्शन है ना, ये डेरा रिवाज शुरू हो गया। पहले का रिवाज बदलना है तो वो अब डेरा रिवाज शुरू हो गया कि डेरे में जाइए, क्योंकि वहां पे अंधभक्त आपको मिल जाएंगे और अंधभक्तों की कोई कमी नहीं है। और बीजेपी को तो अंधभक्त पसंद है, क्योंकि उनको लगता है जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो अब क्योंकि डेरा का मुख कर लिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब राजनीति जो है वो डेरा से होगी। और जो रेवड़ी बांटने का कल्चर है वो खाली केजरीवाल के हाथ में नहीं है, मोदी जी भी रेवड़ियां बांट रहे हैं गुजरात में। जितने इंडस्ट्री इस टाइम गुजरात में लगी है, पूरी किसी स्टेट में नहीं लगी। आप देखिए वेस्ट बंगाल में 2 प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठा के जो गुजरात भेज दिए गए, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स गुजरात भेज दिए गए। तो गुजरात में ऐसा क्या है? मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी पहले गुजरात को देखते हैं, बाकी स्टेटों को और देखते हैं। ऐसा लगता है देश का प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहा है, गुजरात का प्रधानमंत्री काम कर रहा है। तो लोगों को ये सब समझना पड़ेगा। जी जी। आदित्य सर, अभी बात हो रही है चूंकि कांग्रेस मजबूत है और ये सारी चीजें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने पहले जिक्र किया डेरों का, भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है, क्या वो डेरों से निकल करके, और अभी चूंकि आज जब प्रधानमंत्री के 2-2 वहां पे सभाएं हैं, रैलियां कर रहे हैं, विजय संकल्प रैली वो कर रहे हैं, वहां उन्होंने खुद अपने भाषण में जिक्र किया राम मंदिर का, इसके अलावा धारा 370 का। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं वो डेरों से निकल करके और राम मंदिर तक ही रहेंगे, या इसके अलावा विकास पे भी बात होगी? देखिए, विकास की बात राम प्रकाश जी जहां तक है, विकास आपने देख लिया, जब डिमोनेटाइजेशन हुई तब विकास का मुद्दा सामने आ गया कि डिमोनेटाइजेशन में कितने नकली नोट पकड़े गए। 15,84,000 करोड़ सर्कुलेशन में था, सारे का सारा पैसा बैंकों में जमा हो गया। मात्र 14,000 करोड़ कटे फटे नोट, या जो लोग पैसा नहीं जमा करा पाए, जो हिंदुस्तान में नहीं थे या जिनके पास टाइम नहीं था, या जो बुजुर्ग थे जो लाइन में नहीं खड़े हो सकते, 14,000 करोड़ के अलावा सारा पैसा बैंकों में जमा हो गया। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ, अब जाके सरकार कहती है कि इस महीने 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी जमा हुआ है। स्टेट्स कहती हैं 5 साल का हमारा एग्रीमेंट था, हमारी कॉम्पनसेशन हमें नहीं मिली। 6 करोड़ जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, एमएसएमईज हैं या स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, वो सब बस्ट हो गई, क्योंकि उनके पास ना क्रेडिट है और जहां उन्होंने माल दे रखा है उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो आगे रोजगार कैसे पैदा करेंगी? तो वहां रोजगार खत्म हो गया। अग्निवीर योजना में जो एक परमानेंट नौकरी, एक युवा को जो उम्मीद थी कि मिलिट्री में चले जाएंगे तो फ्यूचर बन जाएगा, कि एक मिलिट्री में जाता है युवक तो उसके पूरे परिवार पलता है उससे, तो अब ये पता लगा कि 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा। वो रिटायर होके प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करेगा, क्या करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। पीएसयूज धड़ाधड़ सेल लगी हुई है, रोज के रोज नए पीएसयूज बेचे जा रहे हैं। कल आपने राहुल गांधी का एक वक्तव्य देखा होगा, जब वो वहां हैदराबाद के जब तेलंगाना में वो रैली कर रहे थे, कि भारत फोर्ज और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, इतनी बड़ी बड़ी नवरत्न कंपनियां जो इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज जिनको अलोहा माना जाता है वर्ल्ड में, वो भी अब सेल पे लगी हुई हैं। क्या दाम मिलेगा ये किसी को पता नहीं है। प्राइवेटाइजेशन किसी हद तक तो इस देश में जरूरत थी लिबरलाइजेशन के टाइम, क्योंकि सरकार के पास बहुत वर्कलोड था। उनके पास एयरलाइन से लेके होटल से लेके और भी कार्य क्षेत्रों में, जिन जिन कार्य क्षेत्रों में सरकार को ये लगता था कि वहां पे उनको काम नहीं करना चाहिए, वहां वहां उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी काम किया। आप देखेंगे शीला दीक्षित ने दिल्ली की सरकार में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 90% से ज्यादा प्रोजेक्ट लगाए, हाईवेज बनाए। मेट्रो प्रोजेक्ट जो आया वो भी जापानीज कंपनी के लोन से 27,000 करोड़ का लोन लेके तो मेट्रो प्रोजेक्ट लगा 350 किलोमीटर का, नहीं तो दिल्ली में मेट्रो ना आती। और उस मेट्रो को देखकर फिर और भी स्टेटों में, जैसे आपके लखनऊ में, बेंगलोर में, और जगहों पे और स्टेट्स में भी मेट्रो लगी। तो जिस तरीके से हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि एफसीआई के गोदामों को अदानी को दे दो, अदानी किराया लेंगे एफसीआई के गोदामों से। अच्छा, जब क्योंकि गोदामों में कमी है, वहां पे गेहूं खराब हो रही, तो उसके ऑक्शन कौन करेंगे? ऑक्शन में सबसे बड़े जो ऑक्शनर जो बोली लगाएंगे वो अंबानी साहब होंगे। वो गेहूं खरीद रहे हैं सब जगह, वो कहते थे मेरा कोई कृषि से लेना देना नहीं है। तो ये कॉर्पोरेट लूट है, जैसे कि राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है। और डेरा जो है वो एक, आप समझिए कि एक कंसोलिडेट वोट बैंक है। बाबा राम रहीम जो एक रेप के केस में सजा याफ्ता मुल्जिम है, उनको 4 बार पैरोल मिल जाती है। अब वो पैरोल पे बागपत बैठे हुए हैं, बागपत से वो हिमाचल का इलेक्शन कंट्रोल कर रहे हैं।
और हिमाचल के इलेक्शन के लिए राधा स्वामी सत्संग में प्रधानमंत्री मोदी खुद जाके, मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी सीएम थे गुजरात के, तो वहां जाके ये इन सब डेरों में जाते थे। एक और डेरे वाले हैं जो भी शायद रेप के केस में अंदर बंद है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनके जाके नतमस्तक होते थे। उनको ये लगा कि ये तो बड़ा आसान काम है, आप डेरा में जाइए और डेरा के जो प्रबंधक हैं उनको आप साम दाम दंड भेद से कवर कीजिए और वो आपको वोट दिलवा देंगे, क्योंकि उनका भी हिसाब किताब वही है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का अंधभक्ति का। तो ये सब एक, आप विकास की यहाँ बात कर रहे हैं, जीडीपी की कोई बात नहीं करना चाहता कि जीडीपी क्या है इस देश की। -22% से अब हम मुश्किल से 4% जीडीपी पे भी नहीं ऑफिशियली, 6-7% का एस्टिमेट था आरबीआई का, आज 6.2% पे एस्टिमेट रह गया है। इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में, आदमी जरूरत का सामान नहीं खरीद सकता, नौकरी उसके पास है नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप क्या कहते हैं, दिवाली और होली पे आपको उज्ज्वला योजना में फ्री गैस सिलेंडर दे देंगे। अभी गुजरात में ही एक केस मैं आपको बता दूं कि एक जिले में 6,000 लाभार्थी जिनको आवास विकास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए जाने थे, 6,000 लोगों की जो लिस्ट है, फहरिस्त है, वो है ही नहीं। उसमें कई लोग मर चुके हैं और कई लोग उस लिस्ट में है ही नहीं। और 12,000 लोगों को जिनको फ्री टॉयलेट बनाने का जिनको दिया गया था, वो कहते हैं हमारे घर में टॉयलेट ही नहीं है, ओपन डिफेक्शन हो रही है अभी भी। तो किस विकास की हम बात कर रहे हैं? ये जो विकास है ये सिर्फ ऑन पेपर है। गुजरात मॉडल जो है पेपर टाइगर है, और उस गुजरात मॉडल पे पूरे हिंदुस्तान में लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाया गया कि गुजरात मॉडल सक्सेसफुल है, प्राइवेटाइजेशन से नौकरियां जनरेट होंगी और प्राइवेटाइजेशन से आपके हाथ पे पैसा आएगा और आप अपने जरूरत का सामान खरीद सकते हैं, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, प्राइवेट एजुकेशन से आपके बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिल सकती है, प्राइवेट हेल्थ से आपकी सेहत बढ़िया रह सकती है, इंश्योरेंस कंपनीज आपके हेल्प करेंगी, किसानों को मुआवजा टाइम पे मिलेगा, किसानों को सब्सिडी मिलेगी। आज जब पराली का मुद्दा आता है तो यही लोग कहते हैं किसानों को सब्सिडी देना बंद कर दीजिए। अरे किसानों को सब्सिडी देना हम बंद कर देते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देते हैं, ना खाद की सब्सिडी देते हैं, आप खाना बंद कर दीजिए। आप भी ईवी बैटरी की तरह अपने प्लग इन कर लीजिए कहीं पे, आप भी अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दवाइयों से पूरी कर लीजिए। आप क्यों अनाज खाते हैं, आप क्यों चावल खरीदते हैं, क्यों रोटी खरीदते हैं? तो ये सब चीजें हैं। देखिए मतलब एक गरीब आदमी को, एक मजदूर को, एक किसान को इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है उनपे कि ये उन्होंने पराली जला दी और ये वाटर टेबल जो है रिसीड कर रहा है और आने वाले समय में पानी की किल्लत हो जाएगी, ये चावल हमको नहीं उगाना चाहिए, हमको व्हीट नहीं उगाना चाहिए। अरे अगर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होता, हरित क्रांति नहीं होती, तो यहाँ पे सब भूखों मर जाते। इस देश की पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी, और आज किस किस तरह की बातें होती। जो ये विकास मॉडल मोदी जी का स्पेशली है, ये मैन्युफैक्चरिंग का, एरोस्पेस का, मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने का, और दुनिया भर में ये बताने का कि हिंदुस्तान जो है वो हर तरह की जो है वो सहूलतें मुहैया करा सकता है, क्योंकि उसके पास लेबर फ्री है या सस्ती है। ये सब शोषण का एक गोरख धंधा है। आप लोगों को गरीब रखेंगे तो जाहिर सी बात है लेबर सस्ती मिलेगी, आप लोगों को रोजगार नहीं देंगे तो उससे जो आप चाहेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, लेबर कोड आपने खत्म कर दिए पूरे हिंदुस्तान में और 4 लेबर कोड ले आए। आप हर चीज में पूंजीवाद कर रहे हैं, आप हर पूंजीवाद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि आने वाले समय में यही पूंजीवादी लोग जो हैं देश की सरकार को चलाएंगे। हम एक सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट की जगह एक ऑथोरिटेटिव ऑटोक्रेटिक सरकार बन के रह जाएंगे। मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था कैरावैन में, प्रोफेसर रविकांत का, उसमें जिक्र था जिस तरीके से जो वॉइसेस थी प्रोफेसर्स की, खाली इनकी नहीं और भी 2-4 लोगों का उसमें नाम लिखा था, कि जिस तरीके से वो यूनिवर्सिटीज में, कैंपसेस में एबीवीपी के गुंडे इनकी बात को दबाते हैं, इनको बोलने नहीं देते हैं। ये अगर कोई समानता की या सोशल इश्यूज पे बात करना चाहते हैं तो इनकी आवाज को दमन किया जाता है। एक कैरावैन में बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, कल मैं पढ़ रहा था उसको। तो ये सब चीजें हैं, ये हर तरीके से अटैक कर रहे हैं देश के सोशल फैब्रिक पे, देश की डेमोक्रेसी पे, देश के लोकतंत्र पे, देश के जो दबे कुचले लोग हैं उनको तो ये ऊपर आने नहीं देना चाहते। हिंदुत्व का इन्होंने जरूर एजेंडा बना रखा है, यही एजेंडा ये इलेक्शन में चलाना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन में इंडिया नंबर 1 था, 200 करोड़ वैक्सीन लगाई गई। आज तक वो डेटा कोलैट नहीं हुआ है, आज तक वो डेटा ऑडिट नहीं हुआ है। उस 200 करोड़ वैक्सीन में आपको 60 करोड़ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो है ही नहीं। और उसके बाद वो राम मंदिर की बात करते हैं, 2024 में रामराज्य स्थापित हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये बात करते हैं। आर्टिकल 370 को देश की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट कर देते हैं। किरण रिजिजू जी की एक किताब आई, उस किताब ने उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की कई अनगिनत गलतियां बता दी
कि अगर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ना होते तो कश्मीर का ये हाल ना होता। मतलब ऐसी ऐसी बातें आप देश के इतिहास को, देश की हिस्ट्री को, देश की हर चीज को जिस तरीके से आपने तोड़ मड़ोड़ के एक गलत हिस्ट्री बता के एक राजनीतिक जो आप अपना साम्राज्य स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, यही इनकी मंशा है। और हिमाचल के हर इलेक्शन में यही बातें होती। अब पब्लिक को कब तक समझ में आएगा इस बात का हमें इंतजार है। जिस दिन पब्लिक समझ जाएगी, इनको निकाल फेंक देगी बाहर। जी जी, चुनाव चूंकि चल रहा है और आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अभी आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक हैं इंद्रेश कुमार साहब, जम्मू कश्मीर में वो मनोज सिन्हा जी से मिले, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खबर मीडिया दिखा रहा है उसमें उन्होंने पूरे जोर शोर से इस बात की वकालत की है कि मानसरोवर और पीओके जो है वो भारत को मिलना चाहिए। बहुत नया मुद्दा उन्होंने इस बिल्कुल इन चुनाव में आकर के उठाया है इंद्रेश कुमार जी ने। इसके लिए तो खैर उनको वास्तव में बधाई और साधुवाद देना चाहिए कि भाई आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा महत्वपूर्ण समय पर उठाया और महत्वपूर्ण बात बताई है लोगों को। खैर, हम लोग हिमाचल पर लौटते हैं। आदित्य जी, एक चीज, जो एक वीडियो है, कुछ वीडियोस कई सारी चल रही हैं, लगातार खबरें आ रही हैं रोने की। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी रैलियों में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके को एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा वीडियोस वायरल हुई। अब ये रो करके कौन सा सेंटीमेंट भारतीय जनता पार्टी बटोरने की कोशिश कर रही है, और बड़े नेता है, कोई छोटे नेता नहीं है। अनुराग ठाकुर को आप देख लीजिए, इसके अलावा वहां जो कुल्लू के राजघराने से जुड़े हुए नेता हैं, कई बार एमएलए रह चुके हैं, वो रोते हुए दिखे, रो करके अपनी बात कह रहे थे। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। तो रो करके क्या सेंटीमेंट बटोरे जा रहे हो? ये फिर इशारा किधर है, क्या इशारा कर रहा है ये रोना धोना? देखिए, जहां तक अनुराग ठाकुर जी की बात है, अनुराग ठाकुर जी बहुत एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हैं मोदी सरकार के, यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, एमएसपी पे भी बोल लेते हैं, पाकिस्तान के मुद्दे पे भी बोल लेते हैं, देश की नेशनल सिक्योरिटी पे भी बोल लेते हैं, मतलब देश की अर्थव्यवस्था पे भी बोल लेते हैं। एक हरफन मौला खिलाड़ी हैं और बीसीसीआई से भी ताल्लुक रखते हैं, क्रिकेट से भी ताल्लुक रखते हैं, स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक रखते हैं। तो उन्होंने मोदी जी के साथ मिलकर इतना काम किया 8 साल में पिछले, और उनके फादर जो है प्रेम कुमार धूमल, उनकी जो एक इमेज थी हिमाचल में कि वो खुद कह रहे थे कि मेरे पिताजी ने बीमारी के बावजूद एक एक बूथ में जाके, एक एक गांव में जाके एक एक कार्यकर्ता को इकट्ठा किया और मिले, और अपनी सेहत की चिंता ना करते हुए पिछले 15-20 सालों में अपना सर्वस्व हिमाचल प्रदेश बीजेपी को दिया, और आज उनकी टिकट खुद ही कट गई। तो इस बात से लेके वो शुभ थे। एक बेटा एक बाप की पोजीशन को खराब होते देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो उनकी, देखिए, जो अनुराग ठाकुर की हैसियत है वो उनके अपने फादर की वजह से ही, अपने पिताजी की वजह से ही। उनके पिताजी ना होते तो अनुराग ठाकुर भी ना होते। हालांकि हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं कि नेपोटिज्म है ही नहीं बीजेपी में। नेपोटिज्म तो माँ बेटी की जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, वहां पे नेपोटिज्म है। और खुद बताते नहीं है कि उनके खुद के सुपुत्र जो है वो बीसीसीआई के जॉइंट अपना जनरल सेक्रेटरी कैसे बन गए, और एक्सटेंशन भी मिल गई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर के। जबकि ना वो कभी क्रिकेट खेले, ना कभी उन्होंने बैट हाथ में लिया, ना बल्ला हाथ में लिया, ना गेंद हाथ में ली, ना क्रिकेट से उनका कोई ताल्लुक था। कोई ऐसी उन्होंने नौकरी भी नहीं की जिससे वो क्रिकेट के कोई प्रमोटर थे या क्रिकेट का कुछ वो काम करते थे या कोई किसी टेलीकास्ट कंपनी के साथ थे। तो नेपोटिज्म की बात अमित शाह जी ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उनके घर में खुद नेपोटिज्म है। और अनुराग ठाकुर जी का जो ये गुस्सा है या उनका आंसू है, वो उनका आंसू सही है कि मैंने इतने साल मोदी जी की सेवा करी, इतनी चाटुकारिता करी, और आज मेरे पिताजी का ही टिकट कट गया। हालांकि आनंदीबेन पटेल ने भी अब गुजरात में टॉप पोस्ट से अपने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि 75 साल की उम्र के बाद जो है बीजेपी में एक रूल बन गया है कि 75 के ऊपर जो है वो आप कोई टॉप ऑफिस या नहीं ले सकते बीजेपी में। आप मार्गदर्शक मंडल में तो जा सकते हैं, पर आप कोई पोजीशन नहीं ले सकते जिसमें आप काम कर सकें। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मेरा ख्याल है 2024 में, क्या 2026-27 तक तो उनकी भी 74-75 साल की उम्र होने ही वाली है। तो क्या बीच सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी को हटा के किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? जी, आपको या याद हो ये तो कलराज मिश्र जी को मंत्री पद से हटाया गया था उनके 75 साल पूरे होने पे। जी 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 जी। तो ये फिर रूल सब पे लागू होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी पे भी लागू होना चाहिए, उनको भी मार्गदर्शन मंडल की तरफ अपना मुख करना चाहिए। तो जहां तक नेपोटिज्म की बात है, जहां तक बाकी चीजों की बात है, देश में एक जो वार्ता है, इस देश को आगे कैसे बढ़ाना है, इस देश का नौजवान
आगे काम काज कैसे करेगा, नौकरियां उसको कैसे मिलेंगी, देश की डेवलपमेंट कैसे होगी, जीडीपी कैसे बढ़ेगा और हम विकसित देश कैसे बनेंगे, बजाय इन मुद्दों के हम लोग हिस्ट्री में जाते जा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ भी कल गए हुए थे हिमाचल। उन्होंने क्या कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो माफियाओं का अड्डा बनता जा रहा है। भाई पहले सुनने में आता था कि उत्तराखंड जो है, जितने भी यूपी के गैंगस्टर हैं वो उत्तराखंड में शरण लेते हैं, पहाड़ों में छुप जाते हैं, मिलते नहीं है, 5-7 साल बीत जाते हैं, केसेस खत्म हो जाते हैं उनके, तो वापस आ जाते हैं। तो अब कह रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश जो है ये माफियाओं का राज हो गया है यहाँ पे। अगर माफियाओं का राज हिमाचल में हो गया तो सबसे पहली बात तो योगी जी को ये कहनी चाहिए थी कि हिमाचल में सरकार किसकी है? जयराम ठाकुर जी की है। तो क्या वो डायरेक्ट इल्जाम अपने चीफ मिनिस्टर पे लगा रहे हैं कि उन्होंने वहां पे अड्डा बना दिया है माफियाओं का? बजाय कोई इन्वेस्टमेंट की, अगर यूपी वहां गया था, योगी जी गए थे तो कहते भाई मैं यूपी स्टेट की एक बड़ी फैक्ट्री यहां लगाऊंगा, या मैं यहाँ रोजगार उत्पन्न करूंगा, आपके हिमाचल वालों को फूड प्रोसेसिंग में मैं आपको मदद करूंगा, आपका जितना सेब है वो खरीद के मैं उसको फूड प्रोसेसिंग करके बाहर एक्सपोर्ट करूंगा। इस तरह की सकारात्मक बातें करनी चाहिए। वो बात करते हैं माफियाओं की, बात करते हैं राम मंदिर की, बात करते हैं आर्टिकल 370 की, आर्टिकल 35A की, है अम्बेडकराइट कोई बात करें तो एबीवीपी के गुंडे जाके उनको उन पे दमन करते हैं, उनको कहते हैं कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये एंटी नेशनल हैं, ये एंटी हिंदू हैं। भाई ये हिंदुत्व और हिंदुइज्म और एंटी हिंदू है क्या? इनकी परिभाषा तो इन्होंने खुद ही बना दी है। खुद को ये हिंदू कह रहे हैं और जो इनसे सवाल कर ले वो एंटी हिंदू है, वो जो है एंटी नेशनल है। ये एंटी नेशनल की परिभाषा लाने वाले ही 2014 के बाद ये लोग हैं। हम आप कोई भी बात करें तो हमें तो एंटी नेशनल का करार दे दिया जाएगा कि आप देश के विरुद्ध हैं, आपको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, आपको तो बांग्लादेश चले जाना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें करते। तो यहाँ पे डायलॉग तो है ही नहीं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब तो है ही नहीं इस देश में। अब इस देश में एक ही आदमी करा, भाई औरंगजेब भी था तो कुछ करके गया होगा इस देश में। मोदी जी को अगर औरंगजेब से भी आप कंपेयर करें तो औरंगजेब आपको अच्छा नजर आएगा, मैं आपको ये भी बता दूं। जब हालांकि उसने दमन किया लोगों पर उसने कोई अच्छे काम भी किए होंगे, पर मोदी जी के तो राज में मुझे कोई अच्छा काम नजर ही नहीं आता उनका। ये बात सच है जी। टिप्पणी तो यही है, जैसे आपने आजम खान की बात की, तो जयंत चौधरी ने कल एक ट्विटर पे अकाउंट डाला कि विक्रम सैनी बीजेपी के एमएलए हैं खतौली से, मुजफ्फरनगर से, और उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी 11 अक्टूबर को। और क्योंकि सदस्यता का विधि ये है कि अगर किसी को किसी कानून के तहत न्यायालय द्वारा दंडित करने का अगर प्रावधान है तो उनकी स्वतः मेंबरशिप समाप्त हो जाती है। 1 महीने बाद भी 11 अक्टूबर की उनकी सजा सुनाई गई है, 1 महीने बाद भी एमपी एमएलए कोर्ट को इनके निर्णय की प्रति सचिवालय को प्राप्ति नहीं हुई। जबकि आजम खान को जैसे ही सजा मिली उनके अगले दिन ही उसको मीडिया में उठा दिया गया कि उनकी जो है स्वतः समाप्त हो गई है और ये है वो है। मतलब इसमें देखिए 2 तरीके के पहलू हैं कि आपका अगर एमएलए सजा याफ्ता होता है तो उसमें 1 महीना लग जाता है प्रति आने में सचिवालय में, तो 1 महीना वो एंजॉय करता है अपनी फैसिलिटी एज एमएलए। और अगर दूसरा ऑपोजिशन पार्टी का है तो उसकी आप उसी दिन समाप्त कर देते हैं, तो इतनी जल्दबाजी मचाते हैं। महत्वपूर्ण ये है सर कि सदस्यता रद्द होने के बाद भी जब 2 सीटों पे उपचुनाव घोषित हुए तो उसी के साथ तीसरे सीट पे उपचुनाव घोषित नहीं हुआ। ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है। खैर